उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। और अगर हम देखें कि 9 नवंबर 2000 को इसके जो 13 जिले थे उनको अलग करके एक अलग जो स्टेट है उत्तराखंड उसके नाम से वो बना, राइट। अगर यूपी में कुछ जो जानकारी है जिसे हम यूपी दिवस के रूप में देखें तो 24 जनवरी 2017 को ये तय किया गया कि 24 जनवरी जो है प्रत्येक वर्ष यूपी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहला यूपी दिवस जो है वो 24 जनवरी 2018 को मनाया गया। कुछ जनरल सी जानकारी है वो आप सबको पता है कि जैसे यूपी का जो राष्ट्रीय जो स्टेट का जो पशु है वो बारहसिंगा है, पक्षी जो है वो सारस है। और अगर हम चिन्ह की बात करें तो यूपी का जो चिन्ह है वो एक वृत्त में 2 मछलियां हैं और 3 तिरंगे हैं। ये थी यूपी के बारे में। हाँ, यूपी का जो राजकीय पेड़ है वो अशोक है। ये तो थी यूपी के बारे में कुछ जनरल सी जानकारियाँ, उसका नामकरण। अगर हम यूपी का इतिहास देखें तो इतिहास को, अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतिहास को हम बेसिकली मतलब जो टोटल जो पूरा मानव जाति का टोटल अगर हम देखें कि हिस्ट्री है तो उसको हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, और दूसरा है आदि इतिहास, और तीसरा है इतिहास। तो प्राग ऐतिहासिक काल से हम शुरू करते हैं यूपी की हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल बेसिकली कौन सा काल होता है? वो काल है जिसमें कि मानव जाति का वो काल है जिसमें कि उस काल के बारे में जो जानने के हमारे स्रोत हैं वो केवल पुरातात्विक स्रोत है, मुख्यतः नहीं, केवल पुरातात्विक स्रोत है। तो वो प्राग ऐतिहासिक या जिसको हम कह सकते हैं प्री हिस्ट्री काल है। जो आदि इतिहास है वो मानव जाति के इतिहास का वो हिस्सा है जिसमें कि हमारे पास उस काल को जानने के पुरातात्विक एवं साहित्यिक प्रमाण है। किंतु उन साहित्यिक मतलब जब मैं साहित्यिक कहती हूँ तो इसका मतलब लिखित प्रमाण हैं, तो चाहे वो कितने भी क्रूड हों, किंतु जो ये लिखित प्रमाण हैं उनको अभी तक पूरी तरह से हम उपयोग में नहीं ला पाए। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो हमारे पास इनके लिखित प्रमाण हैं, किंतु हम क्योंकि उसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी तो हम उस पीरियड को आदि इतिहास के रूप में लेते हैं। और जो इतिहास है वो कौन सा पीरियड है? इतिहास वो पीरियड है जिसमें कि जिस काल को जानने के हमारे पास पुरातात्विक एवं लिखित यानी साहित्यिक दोनों तरह के प्रमाण हैं, और हम उन साहित्यिक प्रमाणों को उस काल के इतिहास को जानने में उपयोग में भी लाने में सफल रहे। तो ये जो है वो इतिहास है। ठीक, तो अब हम करेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल में उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी साइट्स हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल में हम यूपी के इतिहास के बारे में करेंगे, और इस वीडियो में हम यूपी के जो इतिहास है प्राचीन काल का उसको कवर कर पाएंगे। यूपी का नाम जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल में ये ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्मावृत या मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर हम बिल्कुल शुरुआत दौर के बात करते हैं तो अगर हम देखें कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता है और उससे पूर्व जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो उसका विस्तार जो है वो सप्त सिंधु क्षेत्र में है। हड़प्पा का विस्तार जो है वो सप्त सिंधु क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि वो मध्य प्रदेश तक एक्सटेंडेड है। किंतु ऋग्वैदिक सभ्यता का जो विस्तार है मुख्यतः ये माना गया है कि ये सप्त सिंधु क्षेत्र में था। और उसके बाद जो उत्तर वैदिक पीरियड में अगर हम देखें तो ये सभ्यता का जो विस्तार है ये उत्तर प्रदेश में भी हुआ, और इस समय इस प्रदेश को मध्य देश, ब्रह्मऋषि प्रदेश या ब्रह्मावृत के नाम से जाना गया। अगर थोड़ा सा नामकरण के बात कर लें तो यूपी को प्राचीन काल में तो मध्य देश के नाम से या ब्रह्मऋषि देश के नाम से जाना गया। अगर हम देखें कि आधुनिक काल में इसको किस नाम से जाना गया तो आधुनिक काल में जब ये ब्रिटिश पीरियड में 1836 में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया। 1877 में इसको आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया, और 1937 में इसको संयुक्त प्रांत कहा गया, और 1950 में
जो है इसको उत्तर प्रदेश कहा गया। अगर हम देखें कि इसकी प्रशासनिक जो केंद्र था वो क्या था, तो प्रशासनिक केंद्र उसका आगरा रहा है। आप जैसे कि जानते हैं सिकंदर लोधी ने आगरा को बसाया था और आगरा इसका प्रशासनिक केंद्र रहा। किंतु ब्रिटिश अगर हम देखें मुगल पीरियड में भी आगरा ने कुछ जो शासक हैं, कुछ सम्राट हैं, उनके समय में राजधानी के तौर पे सर्व किया। और अगर हम आगे बढ़ते हैं ब्रिटिश पीरियड में, तो उसके बाद आगरा के बाद जो प्रशासनिक केंद्र बनता है वो इलाहाबाद बना। और जैसे कि आप जानते हैं कि 1858 में जो महारानी की घोषणा पढ़ी गई थी, तो वो भी इलाहाबाद से पढ़ी गई थी। इलाहाबाद 1858 में इसका प्रशासनिक केंद्र बना। और 1858 से अगर हम आगे देखें तो 1921 में लखनऊ जो है वो आंशिक रूप से इसके प्रशासनिक केंद्र बना, और पूर्ण रूप से जो इसका प्रशासनिक केंद्र बना लखनऊ वो 1937 से बना। तो और अभी तक आपको पता है कि राजधानी लखनऊ ही है। तो ये जो है वो कंटिन्यूशन में। प्रागैतिहासिक काल को अगर हम आगे बांटते हैं तो पूरा हम बांटते हैं इसको पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल से अगर हम देखें कि यूपी में जो इसके क्षेत्र मिले हैं हमें, वो कौन से मिले हैं, तो पूरा पाषाण ये जो पूरा पाषाण काल के जो उत्खनन क्षेत्र हैं वो हमें मिले हैं बेलन घाटी इलाहाबाद में। और यहाँ पे उत्खनन किया है GR शर्मा, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसमें इस क्षेत्र का उत्खनन किया है। यूपी में ही पूरा पाषाण काल के जो अन्य क्षेत्र हैं वो लोहदा नाला है, और लोहदा नाला सोनभद्र में, और चकिया जो कि चंदौली में है। तो इसमें हमें ये क्षेत्र मिले हैं जो बेसिकली पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। अगर पूरा पाषाण काल में हमें क्या क्या मिला, बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे हमें बेलन घाटी जिसमें किसने किया है, GR शर्मा ने किया है। इसमें हमें चट पत्थर से बने हुए उपकरण मिले हैं, और भेड़ बकरियों के जो हड्डी से बने हुए उपकरण हैं वो भी हमें मिले हैं। लोहदा नाला से हमें मातृ देवी की जो निर्मित मूर्ति है वो मिली है। मूर्ति तो नहीं इसको कह सकते, यहाँ पर जो भी है इसको एक फिगराइन जो है वो कह सकते हैं। अगर मध्य पाषाण काल में देखें, जिसका कि पीरियड लगभग 10,000 से लेकर 4,000 ईस्वी पूर्व तक का है, तो इस पीरियड में हमें जो उपकरण थे वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसलिए इनको माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब जो पत्थर से बना हुआ है, तो लिथ, इसीलिए इसको जो पाषाण काल है हम इसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। लिथ मतलब लिथोस से बना हुआ है, और लिथोस मतलब पत्थर। तो जो इस पीरियड में मध्य पाषाण काल, जिसका पीरियड 10,000 से लेकर 4,000 वर्ष ईस्वी पूर्व तक का है, तो इसमें हमें छोटे उपकरण मिले हैं, और ये जो उपकरण हैं इनको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। तो ये पूरा पीरियड ही हम माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें कि इसका जो हमें उत्खनन के क्षेत्र है बेसिकली, वो है, एक तो है सराय नहरा, मेहदहा और दमदमा, ये प्रतापगढ़ में है। सोहानी घाट मिर्जापुर में है, और चपानी मांडो और लेखहिया जो है वो प्रयागराज में है। इसमें हमें जो संकेत मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो पशुपालन, मछली पकड़ना और खाद्य सामग्री एकत्रित करने के हमें साक्ष्य मिले हैं। जैसे सराय नहर से हमें स्थायी निवास के, अब स्थायी निवास ये मत सोचिए कि कोई बहुत घरों में रहने लगे, बल्कि स्थायी निवास किसी भी तरह का, जैसे जो पत्तों से बना हुआ है या शिलाओं से बना हुआ है, तो स्थायी निवास के हमें साक्ष्य मिलते हैं। और इसी में हमें 15 शवाधान मिलते हैं जिनका सिर जो है पश्चिम की तरफ है। महादहा में हमें स्त्री और पुरुष के शवाधान मिलते हैं, यानी इन दोनों के इकट्ठे मिलते हैं। दमदमा में हमें श्रृंगार उपकरण मिलते हैं, और चौपानी मांडो में हमें मृदभांड और नरकंकाल मिलते हैं। लेखिया में हमें सबसे ज़्यादा नरकंकाल मिले हैं, और जो सोहानी घाट है उसमें हमें मध्य पाषाणकालीन चित्र भी मिले हैं। समझ रहे? तो ये सोहानी घाट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें मध्य पाषाणकालीन चित्र मिले हैं यूपी में।
अब हम करते हैं बेटा नवपाषाण काल। तो जो नवपाषाण काल में है, जो बेसिकली इनके टूल्स थे वो लेवलिंग टूल थे। लेवलिंग समझते हो ना, जो मतलब धरती को लेवल करने के लिए प्रयोग किए गए। तो ये लेवलिंग टूल्स हमें मुख्यतः मिले हैं और ये हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो उत्तर प्रदेश की जो टॉन्स नदी है उससे प्राप्त हुए हैं। और ये मैसूरियर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ढूंढे हैं। इसी में नवपाषाण काल के ही हमें बेलन घाटी में कोल्डिवा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल्डिवा, मेहगढ़ा और पंचो जो है हमें ये मिले हैं। और इसी के साथ लोहार देव में भी हमें साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के, वो मिले हैं। तो कोल्डिवा में हमें धान के खेती के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नवपाषाण काल में हमें लेवलिंग टूल्स मिले हैं और नवपाषाण काल का अगर हम देखें कि उत्खनन क्षेत्र जो है वो टॉन्स नदी में है और इसका जो उत्खनन किया है मैसूरियर के अंडर, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनके अंडर किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें बेटा कि उत्तर प्रदेश में ही नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं वो हमें बेलन घाटी में मिलते हैं, कोल्डिवा में मिलते हैं जहाँ हमें धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, लोहार देव में मिलते हैं जहाँ हमें श्रृंगार सामग्री मिलती है, और अगर हम देखें मेहगाड़ा में जहाँ की हमें पशुवाड़ा मिलता है। इसके बाद ये नवपाषाण काल है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की सभ्यताएं। तो उस पूर्व की सभ्यताओं को, जो उत्तर प्रदेश में जो सभ्यता है वो मृदभांड सभ्यता, जिसको कि गौरिक संस्कृति भी कहा जाता है, तो उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। और प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर हम क्षेत्र देखें तो उनके पुरातात्विक स्थल कौन से हैं? लगभग वही हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, जैसे सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, बांदा है। ठीक। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के आगे नेक्स्ट जो हमारा काल आता है वो कौन सा आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम कार्बन डेटिंग के अनुसार देखें तो उसका पीरियड 2350 से लेकर लगभग 1750 तक है। मैं केवल कार्बन डेटिंग की बात कर रही हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी हमें जो साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कौन कौन से इलाके हैं? एक तो है आलमगीरपुर, जो कि उसकी कौन सी वाली एक्सटेंशन है? जो उसकी पूर्व की एक्सटेंशन है, यानी अगर हम देखें उसका विस्तार तो अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान से लेकर एमपी तक का है। और अगर हम पूर्व से देखें तो पूर्व में हम इसको आलमगीरपुर से लेकर और गुजरात तक का है। तो आलमगीरपुर जो है उसकी ईस्टर्न लिमिटेशन है, राइट। तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है उसमें हमें इसके साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और उसके अलावा सहारनपुर के सक्तापुर में, हुलास में हमें इसके वो मिले हैं, उत्खनन के क्षेत्र मिले हैं। और हमें इनका अभी, यद्यपि इनका उत्खनन पूरा नहीं हुआ, ये अभी कंटिन्यूएशन में है, लेकिन ये इसको डिक्लेयर किया जा चुका है कि ये प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र भी हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र भी हैं। क्लियर। आगे अगर हम बढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे, तो हमारे पास नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही एक बागपत के लेटेस्ट जो अभी है सनोले गांव में हमें नरकंकाल मिले हैं। और इन नरकंकालों की जो मुख्य विशेषता ये है कि ये नरकंकालों के हाथ में तांबे के कड़े हैं और इन पर भी अभी खोज जो है जारी है, अभी रिसर्च जारी है। तो बहुत ज़्यादा इस बारे में हम अभी नहीं कह सकते कि ये कौन सी संस्कृति है और या इनका क्या सिंबल है। उनके जो तांबे के कड़े हैं वो क्या वो मिस्र की सभ्यताओं की तरह गहने पहन कर ही उनको दफनाया जाता था, ये अभी इसकी खोज जारी है। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद तो जो नेक्स्ट सभ्यता है वो कौन सी है? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में जो मुख्य सभ्यता का जो केंद्र है वो सप्त सिंधु क्षेत्र है। उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो जो सभ्यता का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश की तरफ है। नवपाषाण काल में हमें लेवलिंग टूल्स मिले हैं और नवपाषाण काल का अगर हम देखें कि उत्खनन क्षेत्र जो है वो टॉन्स नदी में है और इसका जो उत्खनन किया है मैसूरियर के अंडर, आर्कियोलॉजिस्ट जो है उनके अंडर किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें बेटा कि उत्तर प्रदेश में ही नवपाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं वो हमें बेलन घाटी में मिलते हैं, कोल्डिवा में मिलते हैं जहाँ हमें धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, लोहार देव में मिलते हैं जहाँ हमें श्रृंगार सामग्री मिलती है, और अगर हम देखें मेहगाड़ा में जहाँ की हमें पशुवाड़ा मिलता है। इसके बाद
ये नवपाषाण काल है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व की सभ्यताएं। तो उस पूर्व की सभ्यताओं को, जो उत्तर प्रदेश में जो सभ्यता है वो मृदभांड सभ्यता, जिसको कि गौरिक संस्कृति भी कहा जाता है, तो उसके हमें साक्ष्य मिलते हैं। और प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर हम क्षेत्र देखें तो उनके पुरातात्विक स्थल कौन से हैं? लगभग वही हैं जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, जैसे सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बुलंदशहर है, बांदा है। ठीक। और अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के आगे नेक्स्ट जो हमारा काल आता है वो कौन सा आता है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम कार्बन डेटिंग के अनुसार देखें तो उसका पीरियड 2350 से लेकर लगभग 1750 तक है। मैं केवल कार्बन डेटिंग की बात कर रही हूँ। तो सिंधु घाटी सभ्यता के भी हमें जो साक्ष्य मिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो कौन कौन से इलाके हैं? एक तो है आलमगीरपुर, जो कि उसकी कौन सी वाली एक्सटेंशन है? जो उसकी पूर्व की एक्सटेंशन है। यानी अगर हम देखें उसका विस्तार, तो अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में अगर हम देखें तो अफगानिस्तान से लेकर एमपी तक का है। और अगर हम पूर्व से देखें तो पूर्व में हम इसको आलमगीरपुर से लेकर और गुजरात तक का है। तो आलमगीरपुर जो है उसकी ईस्टर्न लिमिटेशन है, राइट। तो आलमगीरपुर जो कि मेरठ में है, उसमें हमें इसके साक्ष्य मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। और उसके अलावा सहारनपुर के सक्तापुर में, हुलास में हमें इसके वो मिले हैं, उत्खनन के क्षेत्र मिले हैं। और हमें इनका अभी, यद्यपि इनका उत्खनन पूरा नहीं हुआ, ये अभी कंटिन्यूएशन में है, लेकिन ये इसको डिक्लेयर किया जा चुका है कि ये प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र भी हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्षेत्र भी हैं। क्लियर। आगे अगर हम बढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से आगे, तो हमारे पास नेक्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही एक बागपत के लेटेस्ट जो अभी है सनोले गांव में हमें नरकंकाल मिले हैं। और इन नरकंकालों की जो मुख्य विशेषता ये है कि ये नरकंकालों के हाथ में तांबे के कड़े हैं। और इन पर भी अभी खोज जो है जारी है, अभी रिसर्च जारी है। तो बहुत ज़्यादा इस बारे में हम अभी नहीं कह सकते कि ये कौन सी संस्कृति है और या इनका क्या सिंबल है। उनके जो तांबे के कड़े हैं वो क्या वो मिस्र की सभ्यताओं की तरह गहने पहन कर ही उनको दफनाया जाता था? ये अभी इसकी खोज जारी है। अगर हम देखें सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, तो जो नेक्स्ट सभ्यता है वो कौन सी है? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में जो मुख्य सभ्यता का जो केंद्र है वो सप्त सिंधु क्षेत्र है। उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो जो सभ्यता का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश की तरफ है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारे को आलमगीरपुर मिला है, तो इसमें हमें जो मेरठ के पास है, इसमें हमें कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। और लौह युगीन जो एक उत्खनन क्षेत्र है यूपी में, अतरंची खेड़ा, तो अतरंची खेड़ा में हमें धातु शोधन की भट्टी मिली है। यानी धातु शोधन का कार्य वहाँ पे होता था। अगर हम देखें आगे नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल में आए, तो उत्तर वैदिक काल में हमारे पास ये वो पीरियड है जो सेकेंड अर्बनाइजेशन से, द्वितीय नगरीकरण से पहले का पीरियड है। लेकिन इसमें भी जो जनपद हैं वो डेवलप होने शुरू हो गए थे, यद्यपि वो महाजनपद नहीं बने थे। तो इस पीरियड में उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो हमारे पास कुरु है, जो कि महाभारत की पृष्ठ कथानक जिसके इर्द गिर्द रचा गया है। कुरु की राजधानी जो है असांदीवत है, बाद में हस्तिनापुर भी थी और इंद्रप्रस्थ भी थी। लेकिन अगर हम देखें कि तो कुरु का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? वो मेरठ और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है इस पीरियड का। कुरु जो जनपद है वो महाभारत का कथानक है, वेद व्यास जी द्वारा रचित जो महाभारत है, और जिसको कि हाँ, जिसमें 1 लाख वो हैं हिम्स हैं, यानी मंत्र हैं या सूक्त भी कह सकते हैं। तो इसलिए इसको शत सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक बैटल की कथा है जिसमें कि विजय प्राप्त होती है पांडवों को। तो ये जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मेन प्लॉट है वो कुरु के राजवंश की कथा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इस पीरियड में कुरु के अलावा हमारे पास पांचाल है, जो प्रेजेंट फर्रुखाबाद का इलाका है, फर्रुखाबाद। और पांचाल भी उस समय का एक जनपद है।
और कौशाम्बी भी उस समय एक जनपद के रूप में है। तो ये तो था हमारा उत्तर वैदिक काल में। अगर उत्तर वैदिक काल से आगे हम आते हैं, हाँ, इसी में उत्तर वैदिक काल में ही उसके बाद जो महाकाव्य काल है, तो महाकाव्य में रामायण का जो कथानक है, प्लॉट है, यानी कथानक मतलब कथा है, जो वो भी यूपी के जो राजवंश है, यानी जो कौशल का राजवंश है, उसका उसका चित्रण करती है। तो ये इस वाल्मीकि जी ने ये कथा लिखी है, और इसका जो लिखा गया वो भी कानपुर में जो बिठूर है वहाँ पे इसको लिखा गया है। तो यानी इसका जो कथा का चित्रण है वो भी यूपी का है, और कथा लिखी भी जो गई है वो भी यूपी में लिखी गई है। अगर हम आगे देखें बेटा, तो उत्तर वैदिक काल के बाद अगर महाजनपद काल का काल आता है, जिसको कि हम द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं, या जिसको कि हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। तो सेकेंड अर्बनाइजेशन हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है वो हम ये मान कर चलते हैं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के पीरियड का है। फर्स्ट अर्बनाइजेशन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, वो नगरीय सभ्यता है, जबकि वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता है। तो इसके बाद जो महाजनपद का काल आता है, जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल है, वो किसका काल है, उसको द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। और इसमें हम 16 महाजनपद, जिनका विवरण हम किस में पाते हैं, सबसे मतलब जो ऑथेंटिक विवरण है हम इसको पाते हैं बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। और अगर हम जैन ग्रंथ जैन लिटरेचर देखें, तो जैन लिटरेचर में भगवती सूत्र में हम इसको पाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पन्ननी के अष्टाध्यायी में हम इसका डिस्क्रिप्शन पाते हैं। इवन जो तमिल में संगम लिटरेचर है उसमें डिस्क्रिप्शन पाते हैं किसका, महाजनपदों का। और इन महाजनपदों में जो 16 महाजनपद थे, इनमें से 8 महाजनपद जो है वो यूपी में थे। और ये 8 महाजनपद कौन कौन से थे, अगर हम 16 महाजनपदों में देखें तो मैंने बताया था आपको कि 8 महाजनपद जो हैं सबसे ज़्यादा यूपी में हैं। तो इन जनपदों को अगर हम देखें तो जैसे काशी अगर हम सीक्वेंस से करें तो काशी महाजनपद है। काशी मतलब जो प्रेजेंट बनारस, जो वाराणसी जिसकी राजधानी थी, या प्रेजेंट बनारस। और ये कौन सी नदियों के तट पर स्थित था, वरुणा जो कि इसके उत्तर में बहती थी, और दक्षिण में असी, तो इसीलिए इसको वाराणसी कहा जाता है। और काशी जो है वो उस समय, यानी जब मगध का उत्थान हुआ उससे पहले काशी सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी। और इवन काशी के बारे में जो हमें डिस्क्रिप्शन मिलती है वो सोनानंद जातक जो है उससे मिलती है। और उसके अनुसार, सोनानंद जातक के अनुसार, काशी इतनी शक्तिशाली थी कि पहले काशी के अधीन मगध, अंग और कौशल जो थे वो काशी के अधीन थे। बाद में काशी और कौशल का संघर्ष हुआ, और कौशल ने काशी पर कब्जा कर लिया। काशी क्यों इम्पोर्टेंट है, काशी आज तो इम्पोर्टेंट है ही हिंदू धर्म के अनुसार तो, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, तो उनके पिता काशी के शासक थे। और इसके अलावा जो यूपी में ही मतलब जैन की ही बात कर लेते हैं कि यूपी में ही श्रावस्ती जो है वो जो जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ, उनकी जन्मभूमि थी। और अयोध्या जो है वो अजीतनाथ तीर्थंकर जो है उनकी जन्मभूमि है। और अगर हम देखें तो इस पीरियड में काशी जो है वो अपने घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। बाद में काशी पर कौशल का, जो कौशल महाजनपद है, उसका कब्जा हो जाता है। जो दूसरा जनपद अगर हम करें बेटा तो कौशल है। कौशल की राजधानी कौन सी है, श्रावस्ती। श्रावस्ती क्यों इम्पोर्टेंट है, अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें कौशल की राजधानी तो है ही। और अगर हम देखेंगे तो कि रामायण का जो कथा है वो कौशल को डिपिक्ट करती है, कौशल राजवंश की कथा है। तो इसमें इसकी जो राजधानी है वो श्रावस्ती है, किंतु अगर हम देखें इसके मुख्य जो नगर हैं अयोध्या है। और बाद में जो राजधानी है रामायण में अगर हम देखते हैं तो वो कौन सी है, अयोध्या है। तो इसमें अगर हम देखें कि श्रावस्ती बौद्ध धर्म की दृष्टि से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि महात्मा बुद्ध के जो सबसे ज़्यादा उपदेश हैं वो श्रावस्ती में है। ठीक है। कौशल के बौद्ध धर्म के अनुसार ही जो कौशल का शासक है प्रसन्नजीत, उसकी बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों में उसके बारे में दिया गया है कि वो बौद्ध धर्म का फॉलोअर था या बौद्ध धर्म का संरक्षक था इसमें।
और उसके बहुत सारे तर्क हैं, यानी उसकी बहुत सारी कन्वर्सेशन हैं जो कि बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित हैं। तो इसका मतलब कि प्रसन्नजीत कहीं ना कहीं किससे प्रभावित था? बौद्ध धर्म से प्रभावित था। कौशल का मगध के साथ वैवाहिक संबंध था, और कौशल की जो राजकुमारी थी महाकौशला, वो मगध का सम्राट, जो हर्यक वंश का सम्राट था बिंबिसार, उसकी पत्नी थी। आपको जैसे जानकारी हो कि मगध का जो हर्यक वंश था, उसका जो फाउंडर था बिंबिसार, उसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी शक्ति को मजबूत किया था। तो उन्हीं वैवाहिक संबंधों में से एक संबंध जो था वो कौशल की राजकुमारी महाकौशला के साथ था। तो कौशल और मगध के उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। कब तक? बिंबिसार तक। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में बिंबिसार को जब उसके पुत्र अजात शत्रु ने, बिंबिसार को जब उसके पुत्र अजात शत्रु ने गिरफ्तार कर लिया और उसी कारागार में बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद से कौशल के जो रिलेशन हैं वो किसके साथ खराब हो जाते हैं? मगध के साथ। और इसी बीच मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब बिंबिसार का विवाह हुआ किसके साथ? महाकौशला के साथ। तो बिंबिसार को जो काशी का एक 100 गांव वाला, जो काशी के जो 100 गांव है, वो उसको दहेज के रूप में मिले। तो जब बिंबिसार की मृत्यु हो गई, किसके बाद? अजात शत्रु द्वारा कारागार में डालने के कारण, या कारागार में ही, और कुछ स्रोत तो ये मानते हैं कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की। बौद्ध ग्रंथ मुख्यतः मानते हैं कि अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या की, बिंबिसार की। तो जब बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है उसके पुत्र द्वारा, तो इसी शोक में उसकी जो पत्नी है, जो कि कौशल की राजकुमारी थी महाकौशला, उसकी भी इस गम में मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद से कौशल और मगध के जो रिलेशन है वो बिगड़ने शुरू हो गए, और अजात शत्रु के समय में कौशल और मगध का संघर्ष हुआ। अब कुछ समय तक तो नेचुरली कौशल को तो हारना ही था, कौशल हारा, लेकिन कुछ समय बाद जब कुछ समय बाद फिर से जब रिलेशन नॉर्मल हुए, तो फिर से एक और प्रॉब्लम आ गई कौशल में, और कौशल को अल्टीमेटली मगध द्वारा अधिग्रहित कर दिया गया। तो ये तो ही कौशल। अब कौशल के बाद अगर हम देखें, जो नेक्स्ट महाजनपद है हमारा, इसके अलावा हमारे पास मल जनपद है, महाजनपद है। महाजनपद की जो राजधानी थी वो कुशीनारा थी। कुशीनारा क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि महात्मा बुद्ध की ने जो अपने देह त्यागी थी वो कुशीनारा में त्यागी थी। तो मल एक और चीज़ से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मल जो है वो गणतंत्र है। अगर हम देखें महाजनपद में, 16 महाजनपदों में, तो केवल 2 गणतंत्र, हमारे पास जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो केवल 2 महाजनपदों में है। वो है मल और वज्जी। तो वज्जी तो बिहार में है, लेकिन मल जो है वो यूपी में है। तो मल की राजधानी कुशीनारा थी, और मल प्रेजेंट में जो क्षेत्र पड़ता है वो देवरिया बस्ती का क्षेत्र पड़ता है मल का। और मल में अगर हम देखें बेटा कि जो नदी है वो कौन सी है, तो नदी इसकी गंडक नदी है। ठीक है। और एक और है, ये माना जाता है कि मल में पहले राजतंत्र था, और जो राजतंत्र रहा होगा वो निरंकुश रहा। तो बाद में लोगों ने इसको कन्वर्ट करके जो है वो गणतंत्र बना। ठीक है। अगर हम इसी उसमें देखें, आगे इसी सीक्वेंस में देखें, तो चेदी जो प्रेजेंट बुंदेलखंड है उसका, वो भी जो है वो किस में है? यूपी में है। और चेदी वंश का एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है जिसका कि वर्णन महाभारत में भी है, शिशुपाल। शिशुपाल जो है वो चेदी वंश का शासक है, और वो संभवतः सबसे शक्तिशाली शासक है। और शिशुपाल जो है उसको एक मल्ल युद्ध में ही उसको हराया गया था, और उसके बाद में उसके वध की जो घटना है वो महाभारत की एक इम्पॉर्टेंट घटना है। अगर चेदी वंश को ही देखें तो ये वही चेदी वंश है जो बाद में अगर हम देखते हैं बेटा, तो कलिंग का जो चेदी वंश है वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होगा। राइट। अगर इसी में देखें, इसकी जो राजधानी है वो सौठवती नगर है या शक्तिमती है, जिसकी चर्चा फिर से महाभारत में भी हुई है। ये कहाँ है? ये बुंदेलखंड में है, और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। वत्स एक और महाजनपद है यहाँ का, जिसका जो मतलब यूपी में ही है। तो इसका जो कैपिटल थी, वत्स की कैपिटल, वो कौन सी थी? कौशाम्बी। कौशाम्बी को जनरली ये कहा जाता था कि ये जो है वो लखपतियों का नगर है, और ये अपने सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था।
वत्स के बारे में ये कहा जाता है कि वत्स का जो शासक था उस समय वो उदयन था। मतलब महात्मा बुद्ध का जो कंटेम्परेरी था, समकालीन था, वो उदयन था। और उदयन का जो अवंती के शासक चंड प्रदोत की कन्या वासवदत्ता के साथ प्रेम प्रसंग था। और आपको ध्यान हो कि ये जो प्रेम प्रसंग है बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा, क्योंकि इस प्रेम प्रसंग का जो वर्णन है वो बहुत सारे ग्रंथ करते हैं। जैसे इसका स्वप्न वासवदत्ता है, ये करता है। फिर उसके बाद हमारे भास्कर द्वारा रचित है। फिर उसके बाद हमारे पास हर्षवर्धन के जो नाटक हैं रत्नावली और प्रियदर्शिका, वो करते हैं। और हमारे पास ये भी हम देखते हैं कि जो सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर है उसमें ये वर्णन किया गया है। शिवेंद्र द्वारा रचित जो वृत्त कथा मंजरी है उसमें ये वर्णन किया गया है। यानी ये बहुत सारे जो वो हैं ग्रंथ हैं, उनका प्लॉट है किसका, जो उदयन और उसकी कुरु एक और महाजनपद था जो कि प्रेजेंट अगर हम उसकी सिचुएशन देखें तो दक्षिणी पूर्वी हरियाणा, मेरठ और दिल्ली के क्षेत्र उसमें इंक्लूडेड हैं। और इसकी जो राजधानी थी मैंने आपको बताया था असांदीवत थी, जो पहले उत्तर वैदिक काल में थी। अगर हम इस पीरियड में देखें तो इसकी जो राजधानी है वो हमें मिलती है हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर कहाँ है आप जानते हो बेटा, वो मेरठ के पास है। और हस्तिनापुर के बाद जो इसकी राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ। कुरु के बारे में ये कहा जाता है जो जैन ग्रंथ है एक उत्तराध्ययन सूत्र, उसमें कुरु जो शासक है उसमें ये डिस्कस किया गया कि कुरु में शंकुर जो था, शंकुर वंश का निक्रक्षु राजा राज्य करता था। उसके बाद अगर हम देखें तो कुरु में जो एक कौरवय वंश है वो शासन करता था। और अगर बाद में हम देखते हैं महाभारत के काल में तो इसमें जो है पांडव और कौरव, ये मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो कौरव वर्ड है वो कौरवीय वंश से निकला होगा, मोस्ट प्रोबेबली, नॉट ऑथेंटिक, राइट। सो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कुरु की जो राजधानी है वो ये 3 है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी थी, कुरु की जो राजधानी थी। और इसी का एक और जो इम्पॉर्टेंट नगर था वो कुरुक्षेत्र था। कुरुक्षेत्र अपने बल और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। और जैसा कि आप जानते हो कि महाभारत का जो बैटल है वो भी कुरुक्षेत्र में ही लड़ी गई। कुरु के बाद अगर हम देखें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद है इस पीरियड में, जो कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित है। यहाँ मैं आपको क्या करवा रही हूँ, केवल जो उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित महाजनपद हैं 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उनके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, पूरे 16 महाजनपदों के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ। तो एक और जो जनपद है वो है पांचाल। और पांचाल का जो क्षेत्र है वो कौन सा है, जो रोहेलखंड का क्षेत्र है। इसकी 2 राजधानी हैं। उत्तरी जो पांचाल है उसकी राजधानी जो है अचित्र है। और जो दक्षिण पांचाल है उसकी राजधानी क्या है, काम्पिल्य है। अब जैसे मैंने आपको बताया था जब कुरु करा रही थी कि कुरुओं के यानी कुरु जो महाजनपद थे उनके शासकों के वैवाहिक संबंध स्थापित हो सकते थे। यानी उनके भोजों के साथ, यादवों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो सकते थे। इसी तरह अगर मैं बताऊं कि पांचाल जो है, पांचालों ने भी कौरवों के साथ, जो कुरुवंश है या कुरु शासक हैं उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और जैसा आप जानते हैं जो द्रौपदी थी वो पांचाल नरेश की ही राजकन्या थी, राजपुत्री थी, इसीलिए उसको पांचाली भी कहा जाता है। ठीक, तो पांचाल के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें बेटा तो हमारे पास आता है, एक बचता है हमारे पास एक और मैं बताना चाह रही हूँ कि इसी में पांचाल के ही इस काल में एक ब्रह्मदत्त चुल्लानी का शासक का बहुत उल्लेख आया है। ये किस में आया है, ये जो बहुत सारे ग्रंथ हैं, मुख्यतः बौद्ध ग्रंथ हैं, उनमें आया है। और पांचाल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो नगर था वो कन्नौज था। कन्नौज को महोदय नगर भी कहा जाता था। और कन्नौज जो है वो बाद में इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखें, बाद में पढ़ेंगे हम मध्य जो एंशिएंट पीरियड का जो लास्ट शासक है हर्षवर्धन, जो अगर हम देखें तो हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर अपनी राजधानी कहाँ कर दी थी, कन्नौज में। और कन्नौज ही उसके जो 2 सभाएं हैं, वो जो सभा करता था जिसमें कि वो दान देता था, तर्क वितर्क करता था, तो उन सभाओं में से एक जो सभा है वो कहाँ है, कन्नौज में।
और अपनी राजधानी भी कहाँ कर दी उसने, कन्नौज में। और अगर हम देखें हर्षवर्धन के बाद प्री मेडिवल पीरियड में, यानी पूर्व मध्यकाल में या मध्यकाल का स्टार्टिंग पीरियड तुम समझ लो, तो उस पीरियड में जब हम देखते हैं कि कन्नौज इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि कन्नौज शक्ति का केंद्र बन गया। और अगर ये माना जाए कि दिल्ली से पहले जो शक्ति का केंद्र था पूर्व मध्यकाल में, वो कौन सा था, कन्नौज। और इसी कन्नौज के लिए हम देखते हैं त्रिगुट संघर्ष, यानी त्रिगुट या त्रिराष्ट्रों का संघर्ष, जिसमें कि हम देखते हैं पाल वंश, और हम क्या देखते हैं बेटा, परमार और राष्ट्रकूट। तो इन तीनों का जो वो है संघर्ष हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, वो कन्नौज के लिए हो रहा है। तो कन्नौज कितना इम्पोर्टेंट सिटी बन चुका था इस पीरियड में। अब नेक्स्ट आता है हमारा एकमात्र बचता है एक सुरसेन। सुरसेन की जो राजधानी थी वो मथुरा थी, और मथुरा इस सुरसेन जो है वो उसमें किसकी भूमि समझी जाती थी, यादवों की भूमि समझी जाती थी। कृष्ण की भूमि जो है वो यही है, और मथुरा जो है इसकी राजधानी थी। तो ये हमारे महाजनपद थे इस पीरियड के प्राचीन काल के, और ये आठों के आठों महाजनपद जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। तो हम आज बस इतना ही करते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।